हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है BPCS 187 और बुक का नाम है हमारा मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। इस बुक को हम लोग आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे, यानी कि इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर के थ्रू जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। यानी कि आंसर भी हमारा साथ में होगा, क्वेश्चन भी, और साथ में हमारा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। और हाँ, इसके क्वेश्चन और आंसर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगी। और ये जो क्वेश्चन बनाए गए हैं वो आपके पिछले ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है उसी के अकॉर्डिंग इस पेपर को भी बनाया गया है। अब देखिए, ये जो हमारा एग्ज़ाम है वो हमारा ओनली 50 नंबर का ही होगा। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, यानी कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी अगर हिंदी में हम लोग इसको बोले तो मानव संसाधन प्रबंधन। तो इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम संसाधन को समझते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है इस बुक का, मानव संसाधन प्रबंध क्या है, स्वरूप की आपको व्याख्या करनी है और साथ में इसके उद्देश्य क्या है उसकी भी आपको व्याख्या करनी है। तो आंसर पे हम लोग बात करेंगे, यानी कि टॉपिक को अगर हम लोग समझेंगे तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा संसाधन होता क्या है, यानी कि रिसोर्सेस होते क्या हैं। तो देखिए, कोई भी चीज़ जब हमारे लिए उपयोगी होती है तो उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग सिंपल वे में समझते हैं तो संसाधन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है प्रकृति के द्वारा जो हमें मिलता है, और दूसरा जो है हमें खुद के द्वारा जो हम खुद से बनाते हैं, वो एक संसाधन होता है। अब ईश्वर यानी कि प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें होती है जैसे कि हवा, जल, मिट्टी, ये सब जो चीज़ें हो एक तरह से प्राकृतिक संसाधन है। और मनुष्य के द्वारा यानी कि जैसे घर हो गया, एक तरह से रास्ता हो गया, तो ये सब चीज़ें जो अभी आर्टिफिशियल जो चीज़ें बनाई जा रही है, रोबोट, मतलब हमारे उपयोग के लिए हम चीज़ों को नए नए तरीक़ों से डेवलप कर रहे हैं जो कि हमारे लिए कंफर्टेबल है, यानी कि एक तरह से हम खुद के लिए एक तरह से संसाधन को क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया मानव संसाधन। तो इस तरह से हमारा जो संसाधन है वो दो भागों में बांटा गया है। तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि संसाधन जो होता है वो एक तरह से हमारे लिए उपयोगी हो तभी हम उसको संसाधन कहेंगे। तो ये तो हो गया संसाधन। तो हम अपनी आर्थिक स्थिति को, यानी कि अपने इकोनॉमिक जो कंडीशन है और भी हमारी जो चीज़ें हैं उसको हम एक तरह से इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसमें एक तरह से वृद्धि लाना चाहते हैं, जिसके चलते हम एक तरह से नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं, नई नई चीज़ों को हम लाते हैं जिससे हमारा एक तरह से हम उस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि मनुष्य के द्वारा जो चीज़ों को बनाया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है, जैसे अभी मैंने आपको बताया मनुष्य के द्वारा जो चीज़ें होती है, यानी कि घर हो गया, एक तरह से यातायात, यानी कि हम कहीं जाने के लिए रास्तों को बनाते हैं जिससे हमें जाने में सुविधा हो। अब देखिए, अभी के टाइम पे पहाड़ों पर भी रास्ते हो गए हैं, बहुत तरह की मतलब चीज़ें जो है वो विकसित हो रही है, वो हम अपने लिए कर रहे हैं, यानी कि हम अपने सुविधा के लिए कर रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मानव संसाधन क्या होते हैं या फिर संसाधन क्या होते हैं। अब हम नीचे आते हैं कि मानव वो क्या होता है, यानी कि ह्यूमन जो मैनेजमेंट होता है वो एक्चुअली क्या होती है। तो हम अपने संसाधन को किस तरह से मैनेज करते हैं, तो ये जो पॉइंट है, तो उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये जो मानव संसाधन होता है इसको हम लोग शॉर्ट में, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म होता है HRM, यानी कि HRM अगर मैं आपको बोलूँ तो आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखिए, इसको अगर हम लोग समझते हैं तो इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, यानी कि मान लीजिए कोई एक संस्था है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, यानी कि उसमें जो लोग काम करते हैं उनको किस तरह से डेवलप किया जाए, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। यानी कि किसी एक संस्था को या एक बिजनेस को आप किस तरह से मैनेज कर रहे हो, तो इसमें हमारी चीज़ें क्या क्या आएगी उससे आप देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो ये जो HR जो होते हैं इनका एक तरह से मकसद होता है कि जो लोग एक तरह से रोजगार देना, यानी कि जो लोग जिनको काम नहीं है उनको सही से एक तरह से काम दे के उसको मैनेज करना, उनके संसाधन को एक तरह से विकास करना, उनका एक तरह से उपयोग करना और उनकी सेवा करना, इस तरह से ये जो मैनेजमेंट होता है इनका काम होता है। यानी कि ये जो प्रबंध होता है वो सभी लोगों एक तरह से बांध कर और चीज़ों को सही से मेंटेन करके आगे बढ़ाता है, यानी कि उसको डेवलप करता है। अब हम आगे देखते हैं, तो अगला जो हमारा पॉइंट है इसी क्वेश्चन का आंसर में दिया गया है कि मानव संसाधन की एक तरह से आपको व्याख्या करनी है, यानी कि ये पूरा जो ह्यूमन जो रिसोर्सेस है उसको आपको सही से एक्सप्लेन करना है। देखिए, ये जो बुक है वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। अब देखिए, तो इसको हम लोग समझते हैं, तो ये जो है यानी कि HRM जो है वो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, और इसका एक तरह से जो लोगों को सही से मैनेज करना, उनके काम की देखरेख को एक तरह से सही से
बताना या फिर उसको सही से एक तरह से गठित करके रखना। और इनका जो उद्देश्य यानी कि ये जो स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं लोगों की एक तरह से मदद करने के लिए। इसके अलावा ये एक तरह से कुशल एचआर जो होता है उनका एक तरह से मेन जो काम होता है एक तरह से टीम के जो लोग हैं उनको सही से देख रेख करना, यानी कि सही से उसको मेंटेन करना, स्पेशली इसका यही काम होता है। अब इसके उद्देश्य क्या होते हैं, यानी कि ये जो संगठन होता है या फिर ये जो मैनेजमेंट होता है वो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि इसका पर्पस क्या है। तो देखिए ये जो संगठन होता है यानी कि मानव के द्वारा जो संगठन का बनाया जाता है तो उसका उद्देश्य होता है कि लक्ष्य को प्राप्त करना। यानी कि मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको एक तरह से बनाया गया है तो उसका कुछ तो रीज़न होगा, बिना रीज़न के तो वो नहीं बनाएगा, यानी कि उसका एक कोई स्पेसिफिक गोल होगा जिसके थ्रू उसने उस चीज़ को बनाया है। या फिर कोई बिजनेस हो गया तो उसको उसने संगठित किया है तो उसका मेन काम होगा कि वो अपने बिजनेस को फैलाए, लोगों तक ले जाए, उसको एक तरह से बहुत ही ऊंचे लेवल तक ले जाए। तो यही चीज़ें सेम इसमें भी होती है, यानी कि इन लोग का भी उद्देश्य जो होता है सेम इसी तरह से होता है। अब देखिए अभी के टाइम में इस संगठन में सरकारी नीतियों, एक तरह सामाजिक जो न्याय, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको भी एक तरह से बनाने में, एक तरह से इनको सही से स्वीकार करने या फिर लोगों तक पहुंचाने का इनका एक तरह से पर्पस होता है। तो इस तरह से इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ जब शुरू किया जाता है तो उसके पीछे रीज़न होता है, गोल होता है कि वो क्यों इस चीज़ को बना रहा है ना। अब जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो मेरा गोल ये है कि ये जो मैं टॉपिक है वो मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझा पाऊँ कि आपका जो बुक में जो भी टॉपिक है वो आप अगर एक बार भी पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाए। इस हिसाब से तो ये मेरा पर्पस हो गया। तो उसी तरह हर काम के पीछे कोई रीज़न होता है। अब हम नीचे इसको पॉइंट वाइज करके समझते हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि मनुष्य को एक तरह से ये जो संगठन है या फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जो है सबसे अधिक एक तरह से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये मनुष्य को एक तरह से महत्वपूर्ण संपत्ति समझता है। यानी कि अगर कोई लोग है तो एक तरह से उसको सही से मेंटेन करना, चीज़ों को अच्छे से समझाना एक तरह से इनका मेन गोल होता है, उसको सही से मैनेज कराना। दूसरा जो पॉइंट दिया है इसमें व्यक्ति को एक तरह से सही लोगों से कनेक्ट करना और एक तरह से बीच में एक अच्छा संबंध बनाना, इस तरह से इसका पर्पस होता है। अगला जो पॉइंट दिया गया है 3 नंबर, तो ये जो संगठन होता है तो इसमें जो लोग होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनका एक तरह से पर्पस होता है कि वो अपने कस्टमर के संग एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए, अपने ऑडियंस के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए, चीज़ों को अच्छे से उनको दे। तो ये एक पर्पस हो जाता है। अगला जो पॉइंट दिया गया है जो 4 नंबर है हमारा, कि ये जो मैनेजमेंट है इसमें एक तरह से सही से लीडरशिप करना और उस चीज़ को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं जो कि हमारा 2nd नंबर क्वेश्चन है। देखिए पहले आपको सिलेबस में पहला जो इसमें यूनिट मिलेगा उसमें आपको मानव संसाधन के बारे में ही सारे पॉइंट को जानने को मिलेगा। मानव संसाधन विकास और महत्व के बारे में आपको लिखना है और साथ में इसके जो स्ट्रैटेजी होती है, ये जो मैनेजमेंट होता है इसके क्या स्ट्रैटेजी होते हैं उसको भी आपको लिखना है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसको हम लोग पॉइंट वाइज करके समझते हैं। तो पहला पॉइंट में आप लिख सकते हैं ये जो एम्प्लॉयज होते हैं इनके प्रेजेंट और इनके फ्यूचर के बारे में एक तरह से सही से प्लानिंग करना, यानी कि ये जो काम कर रहे हैं तो अभी इनको क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है और इन द फ्यूचर में इन्हें क्या फेस करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों में एक तरह से विकास लाना, ये इसके इंपॉर्टेंस होते हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें जो काम करते हैं तो उनके हर चीज़ का एक तरह से सही से ध्यान रखना, उन सारी चीज़ों से बचा कर रखना जो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगला जो पॉइंट है यानी कि आप कोई भी संगठन जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो भी लोग काम करते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी क्या है, तरह से टैलेंट है, इन सारी चीज़ों को आपको विकास करना है। यानी कि उनको अगर कोई चीज़ अच्छे से आती है तो आपका पर्पस होना चाहिए कि आप उस चीज़ को और निखारें, अलग अलग तरह की आप उनमें ट्रेनिंग दे सकते हैं, इस तरह की चीज़ों से ये सब। अगला जो पॉइंट दिया गया है 4 नंबर, अगर कोई काम करता है तो उनको किस तरह से नीचे से हाई लेवल तक ले जाया जाए, ये सारे पॉइंट इसमें आते हैं। अब 5 नंबर जो दिया गया है कि उनको एक यानी कि कोई भी स्पेसिफिक नॉलेज अगर उनके पास है तो उसको और विकास किया जाए, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। बस यही है, उनकी क्षमताओं को एक तरह से विकास करना, ये सारे पॉइंट इसमें दिए गए हैं। बस आप इसको पॉइंट वाइज करके लिख लीजिए। अगला जो पॉइंट दिया गया है जो कि 8 नंबर है, तो इसमें जो लोग काम करते हैं तो उनका एक तरह से जो उसमें जो समूह है यानी कि वो जो गठन में जो लोग काम करते हैं तो इसमें जो संगठन में जो लोग काम करते हैं उनके संग एक तरह से अच्छाई यानी कि एक समान दृष्टि रखना, यानी कि किसी को ना छोटा ना बड़ा समझना है। आपके जो संगठन है उसमें अगर काम करते हैं तो आप सबको इक्वली देखो, यानी कि ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, उनके संग एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसके इंपॉर्टेंस को भी हम लोगों ने जान लिया। अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, यानी कोई भी चीज़ आप जब संगठित करते हैं तो उसको क्या स्ट्रैटेजी देकर आप उसको सही से मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी संगठन को जब आप बनाते हैं या फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको छोटे से ऊंचे लेवल तक पहुंचाना होता है। यानी कि स्टार्टिंग तो आप छोटे से ही करोगे बट आपका पर्पस जो यही रहेगा कि आप क्या क्या स्ट्रैटेजी को, क्या क्या रणनीतियों को आप यूज़ करके उस संगठन को एक ऊंचे लेवल पे ले जाओ, ये आपका पर्पस होना चाहिए जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो। तो
तो यही स्ट्रैटेजी, यानी स्ट्रैटेजी मतलब किसी भी चीज़ को आप जब आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको कुछ स्ट्रैटेजी को यूज़ करना पड़ता है, यानी कि कुछ रणनीतियों को यूज़ करके उसको मैनेज करना पड़ता है। सेम वही चीज़ है और यहाँ पर कुछ पॉइंट के थ्रू इसको और विस्तार से बताया गया है। अब हम लोग आते हैं, अब ये जो स्ट्रैटेजी है या फिर ये जो प्रोसेस है इसको हम किस तरह से और डीपली, यानी कि इसको थोड़ा आपको लॉन्गली करके डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, मैं पॉइंट आपको समझा दे रही हूँ, बाकी आप इसको रीड कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला जो पॉइंट दिया गया है, मानव संसाधन प्रबंधन की जो युक्ति है उसकी पहचान आप कैसे करेंगे। तो देखिए, आपके संगठन में कोई भी इंसान आप काम करता है, कोई भी इंसान जब काम करता है तो आप उसकी क्षमता को देखेंगे, उसकी क्या एबिलिटी है, वो क्या चीज़ों को कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारी चीज़ों को आप देखोगे और उसको किस तरह से विकास किया जाए उस पर आप ध्यान दोगे। अगला जो पॉइंट दिया गया है 2 नंबर जो है हमारा, सामाजिक व्यवहार से सीख, यानी कि समाज यानी कि सोसाइटी के प्रति जो आप चीज़ कर रहे हो या जो आदमी आपके टीम में काम कर रहा है तो उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सभी चीज़ों से आपको अवगत कराना होता है इसमें। अगला जो पॉइंट है जो कि हमारा 3 नंबर है, तो औपचारिक शिक्षा भी ले सके, उसको भी वो सीख सके, यानी कि उनका जो ट्रेनिंग है वो एक तरह से हर तरह से विकसित हो सके, यानी कि उनका जो ट्रेनिंग इस हिसाब से करना चाहिए कि उनका जो बाहरी जो चीज़ें हैं उसको भी वो सीख सके, यानी कि औपचारिक जो सीख है उसको भी वो जान सके। अगला जो पॉइंट है हम हैं कि व्यवस्था प्रबंध, यानी कि सही से सिस्टम को मैनेज करना, यानी कि आप कोई भी अगर रणनीति को अगर अपने टीम में लागू करते हैं, अपने जो काम करते हैं उनके साथ आप अगर लागू करते हैं, इसमें जो है आप इस तरह के सिस्टम को लागू करते हैं जो आपकी टीम के लिए सही हो, यानी कि उनको उस रूल को फॉलो करने में, उस सिस्टम को फॉलो करने में उनको प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से आपको स्ट्रैटेजी को यूज़ करना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा 3 नंबर है, कार्यस्थल विविधता, यानी कि वर्क प्लेस का डाइवर्सिटी क्या होता है। तो सबसे पहले आपको इसका अर्थ को समझना है, उसके बाद आपको इसका लाभ क्या है उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कार्यस्थल विविधता होती क्या है। तो सबसे पहले वर्क प्लेस को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, जहाँ पर हम काम करते हैं वो हमारा वर्क प्लेस हो गया है ना। अब इसके बीच में क्या डाइवर्सिटी है, क्या एक तरह से विभिन्नता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो होता है इसका सिलेक्शन होता है, या फिर जो इसका अर्थ को हम लोग अगर समझते हैं तो सिंपली अगर कोई भी कार्यस्थल होता है वहाँ पर जो लोगों को नियुक्त किया जाता है, इनका जो सिलेक्शन होता है, उनको जो काम दिया जाता है, एक तरह से देखा जाता है कि वो आदमी है या औरत है, उस चीज़ को हमें देखना पड़ता है, उनकी आयु क्या है। अब देखिए, कोई भी वर्क प्लेस में जब सिलेक्शन होता है, यानी कि उनको जब कैटेगराइज करके बांटा जाता है, तो जिसके हिसाब से जिसकी एज होती है, उनका जो एक्सपीरियंस होता है, उसके अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाता है। समटाइम उनके जात को भी देखा जाता है कि वो किस जात के हैं, यानी कि उनका धर्म क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, यानी कि उनका जो बचपन है वो किस माहौल में बीता है, वो सारी चीज़ों को भी देखा जाता है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। अब देखिए, अभी के टाइम में तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, पर पहले इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, यानी कि आपका जो कास्ट है, आप कहाँ से हो, ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अभी भी पूछा जाता है। बट अभी के टाइम में एजुकेशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को नहीं दी जाती, यानी कि आपके एक्सपीरियंस को देखा जाता है कि आपके अंदर कितना एक्सपीरियंस है किसी चीज़ को लेकर, उसके अकॉर्डिंग भी काम दिया जाता है अभी के टाइम में। बट पहले ऐसा नहीं होता था, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को पहले नहीं दिया था, बट अभी समय के हिसाब से इसको बदला जा रहा है। आपका जो एजुकेशन का क्या लेवल है, उनके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, उन सारी चीज़ों को देखा जाता है, वो क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या आविष्कार कर सकते हैं, उनका अनुभव क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, इन सारी चीज़ों को देखकर किसी भी वर्क प्लेस में एक तरह से उनका सिलेक्शन किया जाता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको अगर समझाऊं तो कोई कंपनी में कोई एक वर्कर काम कर रहा है और वो 10 साल से काम कर रहा है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो एक तरह से 10 साल का हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाएगा, यानी कि उसका जो पोजीशन है वो और बढ़ेगा, है ना। सम टाइम क्या होता है कि हमारा एज भी कम होता है बट हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी उसको एक तरह से ऊंचे पोजीशन पे दे दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हैं जो कि ये लाभ, यानी कि ये चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं, यानी कि इसके क्या लाभ है, इसके क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है, अनुकूलन क्षमता, ये किस तरह से हेल्प करता है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, एक होता है हमारे ऊपर हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो वातावरण है, हम किस माहौल में रहते हैं, उसका भी असर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो एक तरह से इंग्लिश बोलने वाले माहौल में वो रह रहा है, तो उसका जो इन्वायरमेंट है, उसके बोलने का जो तरीका है, वो एक तरह से बहुत हद तक इंग्लिश वाला हो जाएगा, यानी कि हमारे ऊपर हमारा जो वातावरण का भी असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, यानी कि हम अपने हालात को बदल सकते हैं हम जिस तरह से माहौल में रहते हैं। तो ये चीज़ें भी एक तरह से लाभदायक होती हैं इन सारी चीज़ों को सेलेक्ट करने में।
अब अगला जो पॉइंट दिया गया है वो है हमारा कार्य प्रदर्शन में भी वृद्धि होती है। अब कार्य प्रदर्शन में किस तरह से वृद्धि होती है उसको हम लोग समझ लेते हैं। अगर आप एक ही काम को रोज कर रहे हैं और उस सही से कर रहे हैं, उसमें नई नई चीज़ों को आप एक तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो प्रदर्शन है वो पहले से हर रोज़ बेहतर होगा। तो ये चीज़ें भी हमारे उस टीम को एक तरह से और आगे बढ़ाएगी। अगला जो हमारा पॉइंट दिया गया, उत्पादन में वृद्धि होगी, यानी कि आप जो भी चीज़ें लॉन्च कर रहे हो उसमें भी आपका एक तरह से प्रोग्रेस होगा। तो वो प्रोग्रेस कैसे होगा? बिकॉज आप उसमें नई नई चीज़ों को एक तरह से यूज़ कर रहे हैं, नए स्ट्रैटेजी को आप यूज़ कर रहे हैं, समस्या जो प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व कर रहे हैं, बेहतर तरीके से आप चीज़ों को समझ रहे हैं, जिसके चलते आपका जो प्रोडक्ट है वो एक तरह से और लोगों को पसंद आ रहा है, बिकॉज आप उसमें और नई नई चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें भी एक तरह से बेचने में वृद्धि होती है। कोई भी एक संस्था की बात हो गई या फिर कोई एक बिजनेस की बात हो गई। अगला जो हमारा पॉइंट दिया गया है, इंक्रीज एम्प्लॉयज़। तो ये जो पॉइंट दिया गया है, यानी कि आप अपने कार्यस्थल यानी कि आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ को आप डेवलप कर रहे हैं, तो कर्मचारी यानी कि उसमें जो वर्कर है उनको आप किस तरह से उनमें वृद्धि कर सके। यानी कि मान लीजिए अगर 20 लोग आपकी टीम में काम करते हैं तो वहाँ पर आप 40 को कैसे ला सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको स्ट्रैटेजी को यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि उसमें जो लोग काम करते हैं सबसे पहले आपको उनको खुश करना पड़ेगा, यानी कि उनके अकॉर्डिंग आपको कुछ उनको बेनिफिट या फिर कुछ उनको एक तरह से सोर्स देना पड़ेगा, जिसके चलते बाहर के जो लोग हैं वो भी एक तरह से इंटरेस्ट हो और वो चीज़ों को ज्वाइन करे, चीज़ों को और प्रोग्रेस करे। तो इस हिसाब से आप कुछ स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आपका जो वर्क प्लेस का जो डाइवर्सिटी है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो और उसको विकास कर सकते हो। और भी बुक्स में आपके कुछ पॉइंट दिए गए हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने सोचा आपको ये समझा दिया जाए। अब हम अगले पॉइंट में आते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारा 4 नंबर, कार्यबल विविधता की चुनौतियों पर आपको चर्चा करनी है। तो ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, बट यहाँ पर मैंने ओनली पॉइंट को लिखा है, इसको आप लॉन्ग करके भी लिख सकते हैं। वर्क फोर्स जो डाइवर्सिटी होती है वो क्या होती है और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसको आपको लिखना है। तो पहले पॉइंट में आप यूज़ कर सकते हैं कि अधिक पक्षपात। तो समटाइम क्या होता है, कोई कंपनी में हम लोग देखते हैं जो वर्कर होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, स्पेशली गर्ल्स लोग के लिए देखिएगा पक्षपात हो। तो ये जो पक्षपात है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है उस टीम को आगे बढ़ने में। अगला जो पॉइंट है, भेदभाव या उत्पीड़ित, यानी कि भेदभाव को भी देखा जाता है। यानी कि समटाइम क्या होता है कि कुछ लोगों के अंदर गुण तो होता है, बट उनके अंदर एक तरह से उनके शरीर को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक तरह से भेदभाव को दिखाया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, तो वो अपना जो काम है वो सही से नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस तरह के प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलते हैं जब हम वर्क प्लेस पे एक तरह से काम करते हैं। तो ये सब भी हमें चुनौतियाँ देखने को मिलती है। अगला जो पॉइंट दिया गया है कि रियली में 61% जो वर्कर होते हैं उनके आयु, जाति, लिंग, यानी कि वो गर्ल है या बॉय है, इन सारी चीज़ों को लेकर एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यानी कि ये सारे जो चीज़ें हैं एक तरह से किसी भी वर्कर, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनको लेकर फेस करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें जब तक सही से मैनेज नहीं होगी तो ये सारे प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलते हैं। तो इसको आप थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं, मैंने बस आपको पॉइंट यहाँ पर दे दिया है, आप इसको थोड़ा लॉन्ग करके लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसके डेफिनेशन को आपको लिखना है, ये कितने प्रकार की होती है और इसका महत्व क्या है, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसको भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है और ये किस तरह से काम करती है। तो देखिए, आंसर के थ्रू मैं अगर समझाऊं तो इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं CSR। और ये जो है एक बिजनेस मॉडल होता है जिसके द्वारा कंपनी जो होती है, यानी कि ये जो बिजनेस मॉडल होता है वो समाज और पर्यावरण को एक तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स करके या फिर दोनों चीज़ों के ज़रूरतों को समझकर उसको आगे बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोचती है। यानी कि क्या स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जाए जिससे हमारा जो बिज़नेस है वो आगे बढ़े और साथ में हमारे इन्वायरमेंट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसके लिए एक ठोस प्रयास करती है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग जो है एक्शन लेती है या फिर टीम बनाती है और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाती है। और वो बहुत सारी चीज़ों पर एक तरह से सोच विचार करती है, यानी कि कोई भी कंपनी जो है उसके ब्रांड को अच्छे यानी कि पॉजिटिव वे में लोगों के पास पहुंचाती है, यानी कि उसका जो इमेज है वो एक तरह से पॉजिटिव हो। बिकॉज कोई भी कंपनी का जब इमेज अच्छा होगा तभी लोग जो है उसमें अच्छे से काम करेंगे या फिर उसमें और डेवलपमेंट होगा। तो ये जो सारी चीज़ें होती है
ये जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो काम करती है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये कितने प्रकार की होती है, जो मॉडल है वो कितने प्रकार की होती है। तो देखिए स्पेशली इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला जो दिया गया है, पर्यावरण के प्रति उनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि वो ऐसी चीज़ों को लॉन्च नहीं करेंगे जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि वो सारी चीज़ों को सोच विचार करके उसको लॉन्च करेंगे जिससे उनका बिजनेस भी जो है वो आगे बढ़े, लोगों को भी यूज़ हो और साथ में हमारे जो वातावरण है उसको भी कोई नुकसान ना हो। दूसरा जो पॉइंट है वो है नैतिक, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खुद के डेवलपमेंट के लिए भी वो चीज़ों को करते हैं जिससे हमारा समाज का समाज का भला हो। अगला जो दिया गया है परोपकारी, यानी कि दूसरों की भी भलाई हो, यानी कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उससे हमारे समाज और समाज में जो लोग रह रहे हैं उनका भी एक तरह से लाभ हो और वो भी आगे बढ़े। इन सभी चीज़ों को सोचकर इस चीज़ को लॉन्च करते हैं। अगला जो 4 नंबर पॉइंट दिया गया, आर्थिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं उसको भी लेकर वो चीज़ों को लॉन्च करते हैं। यानी कि जो कंपनी का जो मॉडल होता है, जो लोग काम करते हैं, उनका पर्पस ये भी होता है कि उनका जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो भी एक तरह से सुधरे, यानी कि उनके जो देश का जो सिस्टम है वो भी आगे बढ़े। तो इस तरह से इसके 4 प्रकार होते हैं। अब अगले पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो CSR जो होता है इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, यानी कि इसका महत्व क्या होता है। तो ये जो संस्था है, यानी कि ये जो मॉडल है, ये जो बिजनेस मॉडल है वो किस तरह से इम्पोर्टेंस है। यानी तो सबसे पहला जो होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो भी वर्कर उसमें काम करते हैं तो उन पर निगरानी रखना, उनको एक तरह से सही से एक तरह से संसाधन देना और उनको एक तरह से लाभ देना, तभी जाके वो कामों को आगे करेंगे। तो इसमें कुछ स्ट्रैटेजी को ऐसे भी यूज़ किया जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कंपनी जो होती है, यानी कि एक सोशल जो कंपनी है वो एक तरह से उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो चाहती है कि उसका जो ब्रांड है, उसका जो छवि है, उसका जो इमेज है वो लोगों की नज़र में अच्छा हो और एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करे। अगला जो पॉइंट दिया गया है वो है हमारा 3 नंबर। तो इसमें जो ये जो कंपनी, ये जो मॉडल होता है, तो इसका एक तरह से काम ये होता है कि उसमें जो भी वर्कर काम कर रहे हैं तो उनके मनोबल को बढ़ाए। अब इसमें अलग अलग तरह के वो ऑफर देते होंगे, कुछ लालच भी दे सकते हैं, जिसके चलते जो कंपनी में काम कर रहे जो लोग हैं वो एक तरह से और उत्साह से, यानी कि एक्साइटेड होकर काम करेंगे और जिसके कारण उनको तो फ़ायदा होगा, साथ में वो जो कंपनी है उसको भी अच्छे से मुनाफा होगा, यानी कि वो भी आगे बढ़ेगी और साथ में उनके जो वर्कर है वो भी खुश रहेंगे। तो इस तरह की भी स्ट्रैटेजी को इसमें यूज़ किया जाता है। अगला जो पॉइंट दिया गया है जो कि 4 नंबर है, इसमें जो स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है या फिर इसके इंपॉर्टेंट जो दिए गए हैं, तो इसमें जो ग्राहक होते हैं, यानी कि जो कस्टमर होते हैं, उनकी प्रॉब्लम को भी लेकर चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया जाता है और नए नए चीज़ों को लॉन्च किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं जो कि हमारा 6 नंबर है। तो ये भी जो पॉइंट है ये भी आपके सिलेबस में दिया होगा अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो देखिए सिलेक्शन क्या होता है, यानी कि चयन क्या होता है और इसके क्या तरीके हैं। कोई भी चीज़ को जब किसी भी टीम में हम लोग सेलेक्ट किया जाता है तो उसके क्या तरीके हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो सिलेक्शन होता है वो एक्चुअली होता क्या है। तो ये जो सिलेक्शन है ये एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो लोग आवेदन करते हैं, जो फॉर्म भरते हैं और उनके समूहों में से बहुत सारे लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, यानी कि उनकी क्षमता को देखा जाता है कि उस काम को लेकर उनके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी कैपेबिलिटी है और कितने अच्छे से वो चीज़ों को कर सकते हैं। उसके बाद उनका सिलेक्शन किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि सिलेक्शन के क्या तरीके होते हैं। तो कोई भी टीम में जब सेलेक्ट किया जाता है किसी भी फील्ड में तो उसके क्या तरीके होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग का जो तरीका होता है, यानी कि स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है, यानी कि स्टार्टिंग का जो लेवल होता है वो किस तरह से होता है। तो इसको हम लोग अगर सिंपली समझते हैं तो देखिए आप बहुत तरह की टीवी शो देखते होंगे, स्पेशली बिग बॉस की हम लोग बात करें तो उसमें होता है कि किस तरह से घर को मैनेज किया जाए और उसमें रहने वाले लोगों को किस तरह से मैनेज किया जाए। तो बिग बॉस में सारे लेवल को जो क्रॉस करते हैं उसके बाद कोई एक पर्सन जो होता है वो विनर बनता है। या आप कोई गेम भी खेलते हैं जैसे कि खतरों के खिलाड़ी, उसमें भी आपने देखा होगा कि उसमें अलग अलग टाइप के लेवल दिए जाते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, इस तरह के बहुत सारे लेवल होते हैं और उसको कंप्लीट करना होता है। लास्ट में जाकर जो विनर होता है उसको चुना जाता है। उसी तरह के हर एक फील्ड में लेवल होता है जिसको कंप्लीट करना होता है। तो ये जो पहला लेवल होता है इसमें जो भी लोग फॉर्म भरते हैं उनमें से उनको सेलेक्ट किया जाता है कि आप
और आगे के लेवल में जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। यानी कि उनको पता चल जाता है कि कौन से लोग जो है वो आगे के लेवल में जाना चाहिए और किन लोगों को आगे के लेवल में नहीं जाना चाहिए। अब नेक्स्ट लेवल को देखते हैं जो कि सिलेक्शन का होता है। तो मान लीजिए कि पहला लेवल आपने कंप्लीट कर लिया कोई भी गेम में या कोई भी टेस्ट में, तो उसमें आपको पता चल गया कि इसमें आप ये जो है इस लेवल को आप पार कर सकते हैं। उसके बाद यानी कि ये जो लेवल होता है इसमें जो लोग उस काम के लिए फॉर्म को फिलअप किए हैं, तो उसके बाद उनका कुछ टेस्ट और होता है। जैसे कि वो जो है उनके कुछ पर्सनल टेस्ट होते हैं, उनकी हॉबी से लेकर टेस्ट होते हैं कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, क्या चीज़ों को वो अच्छे से कर सकते हैं उस फील्ड से रिलेटेड। इस तरह के कुछ टेस्ट लिए जाते हैं और उसके बाद उनको आगे के लेवल के लिए भेजा जाता है। अगला जो लेवल दिया गया है वो 3 नंबर है, यानी कि रोजगार साक्षात्कार। तो ये जो लेवल है जिसमें सिलेक्शन किया जाता है उन वर्करों को या फिर उन लोगों को जिनका टेस्ट लिया जाता है। अब ये जो टेस्ट होता है यानी कि पहले के जो लेवल आपने क्रॉस किए हैं उसके बाद आपको एक तरह से अपने जो टीम के बीच एक तरह से सेलेक्ट किया जाता है और आपको कुछ काम ऐसे दिए जाते हैं कि आप उस काम को सही से कर पा रहे हो नहीं, यानी कि आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे के लेवल में भेजा जाता है। अगला जो लेवल दिया गया है शारीरिक परीक्षा, यानी कि आपके फिजिकल कुछ टेस्ट किए जाते हैं, देखे जाते हैं कि आपके जो बॉडी में या फिर आपके मानसिक फिजिकल मेंटल क्या चीज़ें आपकी वीकनेस है, क्या आपके स्ट्रेंथ है, उन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है और देन आगे के लेवल में भेजा जाता है। अगला जो लेवल है जो कि 5 नंबर दिया गया है, तो इसमें जो होता है एक तरह से संदर्भ और पृष्ठभूमि की जांच होती है। यानी कि आपने जो भी डिटेल भरे हैं, जो चीज़ें आपने खुद के बारे में बताई है वो क्या सही है, उसको जांच करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जाता है कि आपने जो भी बोला है वो सच या नहीं। जैसे अब इसको एक ईजी वे में हम लोग समझते हैं कि देखिए हम लोग गूगल अकाउंट वगैरह खोलते हैं तो उसके लिए वेरिफिकेशन होती है, यानी कि जाँच की जाती है कि ये चीज़ें सही या नहीं, यानी कि वेरिफिकेशन टाइप का ये चीज़ें होती है। उस तरह से उसके बाद इसको माना जाता है। अब नेक्स्ट जो लेवल होता है यानी कि ये लास्ट लेवल होता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए बाकी जो पीछे वाली जो भी लेवल आपने पढ़ा या हम लोगों ने जाना, उन सभी लेवल को अगर आपने पास कर लिया और उसमें आपने एक तरह से अच्छा अपना प्रदर्शन किया, तो उसके बाद पॉइंट आती है सेलेक्ट करने की। तो सेलेक्ट इन सभी पॉइंट को जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो फिर डिसीजन निकलता है कि आपको जो है उस टीम में रखना चाहिए, यानी कि उस काम को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है जो कोच होता है या फिर जो सारी चीज़ों को एक तरह से टेस्ट करता है, उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि उन्होंने सही से सभी चीज़ों को अगर किया है तब जाके वो एक सही पर्सन को सेलेक्ट करते हैं उस काम के लिए। और इसका अच्छा एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं तो जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं उनमें इन सभी चीज़ों को देखा जाता है और उसके बाद लास्ट में वो लोग सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह के कुछ स्ट्रैटेजी को यूज़ करके कोई भी फील्ड में लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, स्पेशली जो बड़े बड़े फील्ड होते हैं उसमें। अब हम आगे देखते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा 7 नंबर। तो इसमें आपको करना है कि ट्रेनिंग और विकास की जो व्यवहारिक विधियाँ होती है उसको आपको सही से एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर जो व्यवहारिक विधियाँ होती है उसको हम लोग बोलते हैं सम प्रैक्टिकल एक तरह से मेथड होता है, तो उसको आपको करना है। यानी कि क्वेश्चन को आप सबसे पहले समझ लीजिए, आपके सिलेबस में भी दिया गया है कि ट्रेनिंग या फिर जो डेवलपमेंट का जो टेक्निक होता है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ट्रेनिंग क्या होती है, उसके बाद हम लोग इसको किस तरह से डेवलप किया जाए उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग हम किसी चीज़ का कब लेते हैं, जब हम किसी फील्ड में अच्छा बनना चाहते हैं। अब देखिए हर चीज़ का अलग अलग तरह के ट्रेनिंग होता है, हर एक फील्ड का अलग ट्रेनिंग होता है और ट्रेनिंग का मतलब यही होता है कि हम किसी भी फील्ड में खुद को एक तरह से बहुत अच्छा बनाते हैं, चाहे वो कोई भी स्किल हो सकता है, डांस का फील्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें हम खुद को एक तरह से ट्रेनिंग देते हैं, तो उसके क्या मेथड होते हैं और ये जो ट्रेनिंग होता है देने से हमारा किस तरह से डेवलपमेंट होता है, वो सारी चीज़ें अब हम जानते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया कि ट्रेनिंग एक्चुअली होती क्या है। तो सिंपल में ट्रेनिंग जो होती है, किसी फील्ड में अगर हमें मास्टरी हासिल करनी है तो हम अपने आप को ट्रेन करते हैं। ये ट्रेनिंग हम समटाइम खुद से करते हैं, कोच रखते हैं और देन हम ट्रेनिंग को अपने और अच्छा बनाते हैं किसी फील्ड में। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो ट्रेनिंग होती है तो इसको किस तरह से हम लोग एक तरह से क्या क्या मेथड को यूज़ करके हम उस चीज़ को और अच्छा एक तरह को और डेवलप कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जैसे दिया गया है व्याख्यान, यानी कि लेक्चर देना। अब देखिए कोई भी अगर हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में हम एक तरह से किसी से सुनते हैं या फिर हम जानते हैं कि ये जो चीज़ है ऐसे इंटरेस्टेड है, तो हम एक तरह से खोजते हैं, उस तरह के लोगों से बात करते हैं, तब जाके हमें और
नॉलेज मिलती है। यानी कि सबसे पहले इसका जो मेथड होता है एक तरह से लेक्चर लेना। आप कोई भी चीज़ जब स्टार्ट करते हो सबसे पहले आप कहीं से सुनते हैं या फिर उसके बारे में थोड़ा आप रिसर्च करते हैं। अगर उस चीज़ आपको और अच्छी लगती है तो आप उसके बारे में और रिसर्च करते हैं। तो ये इसका पहला पॉइंट होता है उसको विकास करने का। अगला जो पॉइंट दिया गया है सेकंड नंबर है जो कि प्रदर्शन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परफॉर्मेंस। यानी कि अपना परफॉर्मेंस हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या उस फील्ड में परफॉर्मेंस है, यानी कि हम कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, क्या कमियां हैं हमारे अंदर, उस सारी चीज़ों को हम देखते हैं और उसको सुधारने का एक तरह से हम ट्राई करते हैं। एक तरह से हम अपना एक इमेज बनाते हैं और देखते हैं कि हमारा जो इमेज है उस फील्ड में कैसा है, यानी कि हम कितने ज़्यादा बेहतर है और कितने ज़्यादा बेहतर हम बन सकते हैं। तो एक तरह से परफॉर्मेंस होती है, ये भी ट्रेनिंग के द्वारा आपको दिया जाता है, सिखाया जाता है, आपके परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। तो ये भी एक लेवल होता है। अगला जो पॉइंट दिया गया है वो है हमारा 3 नंबर। तो 3 नंबर जो पॉइंट दिया गया है चर्चा करना, यानी कि डिस्कस करना। आप देखिए, आप उस टॉपिक के बारे में आप सीखते हो तो आप एक तरह से दूसरों को भी एक तरह से उसके बारे में बताने की कोशिश करते हो अपने फ्रेंड्स से, या फिर आप कोई भी किसी पर्सन से होते हो। तो अगर आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगता है और उस इंसान को भी अच्छा लगता है तो आप एक तरह से बातचीत करोगे उस चीज़ के बारे में और लोगों को बताओगे, यानी कि डिस्कशन करोगे उस टॉपिक के बारे में। तो ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है। अगला जो हमारा पॉइंट है 4 नंबर, तो ये जो होता है कंप्यूटर आधारित एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CBT। तो इसमें भी हम बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं। ये भी एक तरह से टेक्निक होती है, मेथड होता है, जिसके थ्रू हम अपने ज्ञान को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं जो कि हमारा 8 नंबर है। तो 8 नंबर में आपको करना है, देखिए इससे पहले मैं आपको एक बात और बोल दूं कि ये तो मैंने हिंदी वर्जन में बनाया है, बट आपको इंग्लिश वर्जन में अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये जो बुक है हमारा इसका इंग्लिश वर्जन भी, यानी क्वेश्चन को मैं अपलोड करने की। बट अगर आप कमेंट करते हैं तो देखिए हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निष्पादन मूल्यांकन क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग क्या होती है, या फिर इसके क्या तरीके हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो परफॉर्मेंस रेटिंग क्या होती है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि परफॉर्मेंस क्या होती है, बट ये जो परफॉर्मेंस रेटिंग है ये क्या होती है। तो परफॉर्मेंस रेटिंग एक तरह से मेथड होता है या फिर एक तरीका होता है जिसके द्वारा हम किसी भी इंसान के अंदर किसी फील्ड को लेकर कितनी उसकी मैच्योरिटी है, कितना उसका एक तरह से उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, उन सभी चीज़ों को हम माप सकते हैं, जान सकते हैं। और ये जो होता है एक तरह से हमारे कैरियर डेवलपमेंट का भी एक हिस्सा होता है, जिसके द्वारा हम अपने कैरियर को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं इसके थ्रू। अब हम आगे देखते हैं कि इसके क्या क्या तरीके, किसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको करना है, आपके बुक में दिया गया है 2 गो तरीका दिया गया। एक तो आपका दिया गया है ट्रेडिशनल वे के द्वारा आप कर सकते हैं, और सेकंड है आपका नए तरीके यानी कि मॉडल वे के द्वारा भी आप इसको कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीके आपके बुक में दिए गए हैं। अब इसके अंदर में कुछ और पॉइंट दिए गए हैं जिसके तरीके से हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट जैसे दिया गया रेटिंग स्केल के द्वारा आप इसको माप सकते हैं, चेकलिस्ट के द्वारा आप इसको कर सकते हैं, कंपलसरी क्वेश्चन जो होते हैं उसके ऑप्शन के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है कंपलसरी डिलीवरी मेथड के द्वारा भी आप इस चीज़ को जान सकते हैं। अगला जो दिया है क्रिटिकल कॉन्टेक्स्ट मेथड के द्वारा भी आप इसको जान सकते हैं। अगला जो पॉइंट दिया गया है जो कि 6 नंबर पॉइंट दिया गया है बिहेवियरल रेटिंग स्केल के थ्रू भी आप इसको जान सकते हैं। अगला जो दिया गया फील्ड रिव्यू मेथड के थ्रू भी आप इसको जान सकते हैं, यानी कि इसकी जांच आप कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट दिया गया परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी होती है, जिसके थ्रू आप एक तरह से उस पर्सन की सारी चीज़ों को जान सकते हैं। तो ये सारे तरीके दिए गए हैं जिसके थ्रू आप ये जो है परफॉर्मेंस रेटिंग को जान सकते हैं और इसको और बेहतर या फिर इसको आप डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको आपको शॉर्टली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने आपको समझाया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कर्मचारी आवृत्ति, जिसको हम लोग इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो एम्प्लॉय फ्रिक्वेंसी क्या होती है, और ये जो एम्प्लॉय फ्रिक्वेंसी होती है इसके क्या तरीके हैं, या फिर एक अच्छा इंगेजमेंट आप बना सकते हैं उसके क्या तरीके हैं, उसको आपको सही से एक्सप्लेन करना। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो हमारा एम्प्लॉय फ्रिक्वेंसी होता है वो एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए कोई भी बिजनेस में जब बहुत सारे जो वर्कर होते हैं काम करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो उनको सैलरी हो गई, उनका जो एक तरह से छुट्टी हो गई, या फिर उनको सुविधाएं पूरी नहीं मिलती है तो वो क्या करते हैं उस काम को छोड़ देते हैं, या फिर वो जो काम है अच्छे से नहीं करते हैं, एक तरह से उसमें वो लेजीपन दिखाते हैं, आलस दिखाते हैं और वो सही से नहीं करते। तो यही इसी का मतलब होता है एम्प्लॉय फ्रिक्वेंसी, यानी कि जो वर्कर होते हैं वो एक तरह से उस बिज़नेस को छोड़कर, यानी कि उस काम को छोड़कर वो दूसरी जगह चले जाते हैं। यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, कोई भी एक तरह से संगठन होता है, तो उसमें से वो जो वर्कर होते हैं वो निकल के धीरे धीरे के चले जाते हैं। तो इसको बढ़ाने के क्या तरीके हैं,
ये जो प्रॉब्लम है तो इसको एक तरह से किस तरह से बढ़ावा यानी कि इसको रोकने के तरीकों को आपको करना है इस पॉइंट में। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है इसको हम किस तरह से डील कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे अब हम बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट को हम लोग जानते हैं कि इसको हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे इस पॉइंट के थ्रू जो ये जो प्रबंध होता है यानी कि ये जो मैनेजमेंट होता है, तो एक तरह से कर्मचारियों को एक तरह से और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब यहाँ पर ये रहेगा, जो भी आपके बिजनेस में जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनको सही से नेतृत्व करना, यानी कि उनको एक तरह से मैनेज करने के लिए उनको एक तरह से सही वेतन देना चाहिए, यानी कि उनकी जो सैलरी है वो उतना रखना चाहिए जिससे वो सफरिंग कर सके, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक कि उनको छुट्टी भी सही से मिलनी चाहिए, यानी कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि छुट्टी ही नहीं मिलती है, जिसके चलते वर्कर जो होते हैं उनका मन नहीं करता उस काम को छोड़ने का और वो एक तरह से छोड़ देते हैं। यानी कि एक सही से मैनेजमेंट करने के लिए एक ऐसे टीम को या फिर एक ऐसे लीडर को रखना चाहिए जो सही से इन वर्कर का साथ दे और उनकी प्रॉब्लम को समझे। अब अगला जो पॉइंट दिया गया हमारा, जो कि सेकंड नंबर है, वो है प्रभावित नेतृत्व, यानी कि गुड लीडरशिप या फिर एक इफेक्टिव लीडरशिप क्या होती है। तो अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टार्ट करते हैं तो उसका जो लीडर है आपको ऐसे पर्सन को रखना चाहिए जो कि है सही से उन कर्मचारियों को सही से एक तरह से गाइड कर सके, उनको सही से समझ सके, उनकी प्रॉब्लम को, यानी कि वो कहाँ पर वीक है, कहाँ पर वो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को उसे समझना पड़ेगा और वो सही से टीम को जो है मैनेज करेगा, उनके प्रॉब्लम जो है उनको वो सॉल्व करेगा, सही से एक तरह से उनके रिस्पेक्ट की नज़र से देखेगा, उनकी क्रिएटिविटी जो है उसका आदर करेगा, उनके संग एक अच्छा बिहेवियर रखेगा, उनकी भावनाओं को समझेगा। तब जाके ये जो लोग हैं वो उस काम को नहीं छोड़ेंगे और वो उस काम में अपना 100% देंगे, यानी कि वो पूरे मन से काम करेंगे। अगला जो पॉइंट दिया गया है 3 नंबर है, तो ये जो होता है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की भावना पैदा करना, यानी कि उनके मेंटल्स क्या प्रॉब्लम है, वो क्या एक तरह से खुद महसूस कर रहे हैं, उस चीज़ को भी समझना। यानी कि अगर वो उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है किसी काम को लेकर, तो उसको भी समझने के लिए एक अच्छा समूह को रखना, यानी कि कुछ ऐसे लोगों को रखना जो इस तरह की अगर प्रॉब्लम आए तो उसको भी बस समझे, यानी कि अगर कोई इंसान कुछ बता नहीं पा रहा है तो उसकी प्रॉब्लम को भी समझी जाए और उसको दूर की जाए, यानी कि उनके मनोवैज्ञानिक यानी कि उनके मन के भाव या फिर उनका जो जो भी प्रॉब्लम है, उनकी जो भी चिंताएं हैं, उसको भी एक तरह से दूर करने की एक तरह से सिस्टम होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है जो कि 4 नंबर है, तो ये जो है कर्मचारियों के बीच अर्थपूर्णता की भावना को पैदा करना, यानी कि कोई वर्कर अगर आपके साथ काम कर रहा है आपके बिजनेस में तो उसको इस तरह से महसूस कराना कि वो जो है वो भी इम्पोर्टेंट है इस काम के लिए या फिर इस टीम के लिए, इस तरह का उसके प्रति एक तरह से प्यार रखना, करुणा की भाव रखना, एक तरह से अच्छा लगाव रखना उस इंसान के प्रति, जिससे वो उसको महसूस होगा कि हाँ मेरी भी वैल्यू है और वो अच्छे से मन लगा के काम करेगा। अगला जो पॉइंट दिया गया है 5 नंबर है, तो जीवन वृत्ति के विकास के अवसर प्रदान करना, यानी कि वो वर्कर काम करते हैं तो उनकी ट्रेनिंग यानी कि उनकी जो स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग भी उनको पोजीशन पे आगे बढ़ाना। अब मान लीजिए कोई इंसान काम कर रहा है और उसको बहुत अच्छा, यानी कि अब मान लीजिए कोई इंसान काफ़ी दिन से काम कर रहा है और उसको काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस हो गया, तो उसको एक तरह से ऊंचे पोजीशन पे पहुंचाना और उसकी और एक तरह से सैलरी को बढ़ाना या फिर उसको और एक तरह से ऊंचे पद पर रखना, जिसके थ्रू उसका और जो स्किल है वो डेवलप हो और वो लोगों को और सिखा सके। इससे उसका भी जो मनोबल है वो बढ़ता है और वो और आगे के बारे में सोचता है, यानी कि उस टीम को और ग्रोथ या फिर उस बिजनेस को और ग्रोथ करने के बारे में सोचता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं जो कि हमारा 6 नंबर पॉइंट दिया गया है। देखिए बहुत ही लंबे लंबे क्वेश्चंस आंसर है। कर्मचारी शिकायतों से प्रभावित ढंग से निपटना, यानी कि अगर कोई वर्कर का बहुत सारे प्रॉब्लम्स है तो उसको आप एक तरह से गुस्से से नहीं, प्यार से आप उसको समझ सकते हैं। उसकी जो भी कंप्लेन है तो उसको आप सही ढंग से समझिए और एक तरह से सही से उसको समझ के उसको दूर करने का कोशिश करें, जिससे क्या है कि वो जो वर्कर है वो एक तरह से नाखुश नहीं होगा, खुश होगा और उसको लगेगा कि हाँ ये पर्सन जो है, यानी ये जो टीम है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा 10 नंबर है और ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है इस बुक का। तो देखिए कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में आपको करना है, एक्सप्लेन करना है, यानी कि देखिए ये जो वर्कर होते हैं तो इनकी सुरक्षा को लेकर, इनकी एक तरह से स्वास्थ्य को लेकर आपको सही से एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कर्मचारी जो होते हैं, जो भी वर्कर होते हैं, तो उनकी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को लेकर इतना ध्यान देना क्यों ज़रूरी है और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए।
तो मान लीजिए कि आपकी टीम में 10 लोग काम करते हैं या 20 लोग, यानी कि 20 लोग हैं और उसमें से 10 लोग भी बीमार है या 9 लोग भी है, तो आपका काम जो है वो सही से नहीं हो पाएगा और ना ही आपका जो बिज़नेस है वो आगे बढ़ पाएगा। तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसे सिस्टम या फिर ऐसी सुविधाओं को बनाना पड़ेगा, ऐसे कुछ फॉर्मेट जो रूल है उसको आपको लगाने पड़ेंगे, जिसके चलते इन सभी चीज़ों यानी कि उनकी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य पर एक तरह से ध्यान दिया जा सके। अगर हम इन सभी चीज़ों पे अगर ध्यान नहीं देते हैं तो उससे नुकसान बहुत ज़्यादा होगा और नुकसान ये होगा कि आपके जो वर्कर है सही से अगर काम नहीं करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कमी हो जाएगी, यानी कि वो सही से प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा और ना ही वो लॉन्च हो पाएगा। एक तरह से संसाधन जो है, एक तरह से आपने जो भी चीज़ें उसमें इन्वेस्ट की है वो सभी चीज़ें एक तरह से बर्बाद हो जाएगी और यही सभी दुर्घटना से बचने के लिए हमें इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो वर्कर ही अगर सही नहीं होंगे तो सही से काम नहीं हो पाएगा। उनके लिए सही से एक अच्छा एनवायरनमेंट भी हमें रखना पड़ेगा, जिसके चलते अगर उनको कोई तनाव हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई स्ट्रेस हो तो वो सही से बता सके और अपने प्रॉब्लम को वो समझा सके लोगों को। ये सारे पॉइंट यहाँ पर दिए गए। अब नीचे में हम लोग देखते हैं कि क्या-क्या पॉइंट है जिसके थ्रू हम जो है उनके इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है स्लिप एंड ट्रिप्स से बचने के लिए, यानी कि ये जो पॉइंट है स्लिप एंड ट्रिप्स जो होता है एक तरह से फ्लोर होता है। जैसे आप देखते होंगे कि जो वर्कर काम करते हैं तो वहाँ का जो फ्लोर होता है वो सही से नहीं होता है, काफ़ी फिसलन टाइप का होता है, जिसके चलते बहुत सारे लोग गिर जाते हैं और उन्हें अलग अलग टाइप के चोट भी लग जाते हैं। तो ये स्पेशली जो वर्कर काम करते हैं उनके साथ ज़्यादा होता है। तो फ्लोर को ऐसे बनाना चाहिए जो गिरने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो, इस तरह के फ्लोर को बनाना चाहिए। अगला जो पॉइंट दिया गया, अगर आग लग जाए बाई चांस आपके जहाँ पर वर्कर जो है काम करते हैं तो उसके लिए सही से सुरक्षा रखनी चाहिए। बड़े बड़े जो बिजनेस के बिल्डिंग्स होते हैं वहाँ पर आप देखते होंगे कि बहुत तरह के आग लगने के जो सिस्टम है वो बनाए जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि वहाँ पर अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे जल्दी से कंट्रोल किया जा सके। अगला जो पॉइंट दिया गया है जो कि 3 नंबर दिया गया है मॉस्क्यू लिफ्टिंग, तो ये क्या होता है? तो देखिए ये जो पॉइंट है यानी कि ये एक तरह से जिम टाइप का होता है, जो कि उन वर्करों को एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि उनके जो हड्डी होती है, जो रीढ़ की हड्डी आप बोल सकते हो, वहाँ पर एक तरह से सही से उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर बाई चांस वो गिर भी जाते हैं तो उनका जो वो है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि उसको सही से एक तरह से ट्रेनिंग यानी दिया जाता है, यानी कि उनकी उस पोजीशन को सही से एक तरह से ट्रेन किया जाता है। इस तरह से आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं। अब अगला जो पॉइंट दिया गया है जो कि 4 नंबर है हमारा, कि बार बार ब्रेक का अभ्यास करें। अब देखिए कुछ जो कंपनीज होते हैं, यानी कि अधिकतर अभी के टाइम में जो काम होते हैं वो कंप्यूटर के थ्रू ही होते हैं, यानी कि ऑल टाइम हमारा जो आँख का जो है वो एक तरह से आँख जो है स्क्रीन के सामने ही होता है, जिसके चलते हमारी आँखों पे बहुत ज़्यादा असर होता है और उससे अभी के टाइम में बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे चश्मा पहनते हैं और एक तरह से उनकी आँख की जो रोशनी है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ऐसे हमें सिस्टम को भी बनाने चाहिए जिसके चलते उनको थोड़ा थोड़ा ब्रेक मिले, यानी कि वो थोड़े से ब्रेक लेकर अपनी एक तरह से बाहर के इन्वायरमेंट को देखे, यानी कि थोड़े से नेचर में जाए और देन वो अपने काम को करे। इस तरह का उन्हें ब्रेक भी मिलना चाहिए। ये नहीं कि वो जितना देर काम करे 24 घंटे या जो भी 10 घंटे जो भी है तो पूरा उनका जो आँख का जो है एक तरह से स्किन पे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी एक तरह से सिस्टम लागू करने चाहिए। अगला जो पॉइंट दिया गया है शोर वाले जो एक तरह से वातावरण है, यानी कि जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर एक तरह से काम नहीं कराने चाहिए। अलग अलग टाइप के जो कारखाने हैं जो एक तरह से वर्कर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और आपका पूरा ध्यान वहाँ पर है और बाहर से बहुत तेज शोर आ रही है, तो आप अपने काम को सही से नहीं कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते आपका नुकसान होगा और आपका जो बिजनेस है जिसमें आप काम कर रहे हैं वो भी आप एक तरह से, तो ऐसे ऐसे जगह को भी चूज किया जाता है जो कि शांत हो और काम सही से वहाँ पर हो सके, पूरा ध्यान देकर। तो सोचिए इतने सारे पॉइंट को हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब भी हम एक अच्छा एक वर्कर को एक अच्छा माहौल देना चाहते हैं, तो इन सभी पॉइंट का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बहुत सारी कंपनी में दी जाती है और कुछ कंपनी में तो दी भी नहीं जाती है, जिसके चलते वो कंपनी और आगे बढ़ ही नहीं पाती है। तो आप सोच सकते हो कि इसमें इतने सारे स्ट्रैटेजी को दिया गया है, हमें समझाया गया है। मैंने इन सारे पॉइंट को कलेक्ट किया है कि आपको समझने में ईजी पड़े और क्वेश्चन कहीं से भी आए, आप कुछ कुछ पॉइंट को उसमें अगर उससे मिले तो आप इन सभी पॉइंट का यूज कर सकते हैं उसमें। अब हम अगले पॉइंट को भी जान लेते हैं। तो ऊपर हम लोगों ने उनकी सेफ्टी के बारे में बात की, अब यहाँ पर हम उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो सेफ्टी है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं उसमें आपने सुना होगा कि उसमें अगर कोई उन्हें बीमारी हो जाती है, कोई भी जैसे कि उनको डायबिटीज़, कैंसर, अलग भी बहुत टाइप की जो भी बीमारी है उनका हो जाती है, तो उसके लिए भी ऐसे सिस्टम को प्रोवाइड किया जाता है जिसके चलते उनकी फैमिली को कुछ मतलब पैसे मिल सके, इसके चलते उनको प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसी भी कुछ बीमाएँ होती है जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे उनके लिए भी होनी चाहिए, जिसके चलते वो मन लगा के काम करे
करें कि अगर फ्यूचर में भी उनके संग कुछ होता है ऐसा तो उनकी फैमिली को इस तरह की कोई टेंशन ना हो। तो इस तरह के भी बहुत सारे सिस्टम हमें लागू करने चाहिए। अब हम आगे देखते हैं जो कि ये वर्कर जो होते हैं तो ये सब चीज़ें हमें क्यों करनी चाहिए, इसके इंपॉर्टेंस क्या है उसको आप लिख सकते हैं। अब आगे कुछ ऐसे ही पॉइंट दिए गए हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट दिया गया है जो कि ये बिल पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कोई उनके संग दुर्घटना होती है, कोई ऐसे इंसिडेंट उनकी लाइफ में होते तो अस्पताल में अगर उनका इलाज हो रहा है तो उस पर एक तरह से बिल की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बीमारी का जो खर्चा है उसके खर्चा के चलते आप उनको सही से इलाज ना करें ऐसे। तो बस यही सारी पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं कि किस तरह से इसकी इम्पोर्टेंस है। अब अगला जो पॉइंट दिया गया है जो कि हमारा है कर्मचारी स्वास्थ्य के लिए रियायती कुछ सेवाएं भी होनी चाहिए। यानी कि कुछ छूट भी होनी चाहिए, यानी कुछ डिस्काउंट भी होना चाहिए। अगर पैसा उनको खर्च करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और एक तरह से उनको दवाई वगैरह की ज़रूरत है तो उसके ऊपर भी कुछ डिस्काउंट होना चाहिए। बेशक उसके लिए आप उनको एक्स्ट्रा काम या कुछ और चीज़ें आप फैसिलिटी के रूप में वहाँ पर दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। यानी कि ये सब चीज़ें क्या है, उनको काम कर रहे हैं आपके साथ, उनका जो एक तरह से विश्वास है ना वो आपके प्रति और ज़्यादा बढ़ता है और वो अपने काम को सही से कर दे। आप देखिए किसी भी इंसान को अगर सही से सैलरी मिलती है और जितना वो एक्सपेक्ट करता है तो वो मन लगाकर काम करता है। अगर उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है बट वो एक तरह से काम भी सही से कर रहा है और उसको पैसे सही से नहीं मिल रहे हैं तो वो कुछ दिन करेगा फिर वो काम को छोड़ देगा। मोस्टली लोग ऐसा ही करते हैं। तो ऐसे कुछ सिस्टम को इसलिए बनाए जाते हैं जिसके चलते जो वर्कर काम कर रहे हैं तो काम को छोड़े ना और वो सही से काम को करे, क्योंकि उन्हें हर तरह की फैसिलिटी दी जा रही है। और इस तरह की जो फैसिलिटी है वो स्पेशली जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इस तरह के फैसिलिटी को लॉन्च करते हैं या फिर ऐसे सिस्टम को देते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तो इस तरह की बहुत सारी इसमें चीज़ें हमें समझाई गई है इस बुक में। जैसे ये बुक काफ़ी बड़ी है, अगर हम लोग बनाएंगे तो इसमें बहुत सारे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पर ये जो क्वेश्चन मैंने बनाए आपके पिछले ईयर के कुछ क्वेश्चन है या फिर आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिए गए वहीं से बनाए गए। और आई थिंक आपको टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या क्या टॉपिक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज। और अगर आपको इंग्लिश वर्जन में भी इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं ट्राई करूँगी उस पर भी वीडियो बनाने की। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड बाय, टेक केयर।